नमस्कार। आज की क्लास में हम यह चर्चा करेंगे कि एकात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं, संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या हैं। छोटे देशों के लिए यह किस प्रकार लाभकारी है एवं बड़े देशों में किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था उनके लिए लाभप्रद है, यह हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। एकात्मक संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता है एकात्मक संविधान के अंतर्गत शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अर्थात सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। राज्यों को केवल वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो केंद्र उन्हें प्रदान करता है। अगली विशेषता है केवल केंद्र स्तर पर ही कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का गठन किया जाता है। प्रांतों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का गठन नहीं होता है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता वहां के निवासियों को प्राप्त होती है। वह नागरिकता केंद्र की होती है, अर्थात देश की होती है। प्रांतों के संबंध में नागरिकता नहीं होती है। अगली विशेषता है कि एकात्मक संविधान लिखित अथवा अलिखित हो सकता है। यह केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा एकात्मक संविधान के कुछ लाभ भी हैं, जिसके अंतर्गत पहला लाभ यह है कि वहाँ के निवासियों के मध्य राष्ट्रीय एकता क्षेत्रीय एकता की अपेक्षा ज़्यादा बलवती होती है। दूसरा लाभ यह है कि यह संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तीसरा लाभ यह है कि उनका प्रशासन दक्ष एवं कार्यकुशल होता है, क्योंकि उनके प्रशासन में अधिक योग्य व्यक्तियों का चयन केंद्र स्तर पर किया जाता है। चौथा लाभ यह है कि इनकी शासन व्यवस्था लचीली होती है, क्योंकि प्रांतीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और इस तरह से केंद्रीय स्तर पर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं और संशोधन की स्थिति में केंद्रीय स्तर पर आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अगली विशेषता है कि केंद्रीय शासन एक शक्तिशाली शासन के रूप में सामने आता है, क्योंकि इसमें प्रांतीय हस्तक्षेप कम होते हैं। अगली विशेषता है कि एकात्मक संविधान सरल शासन होता है। प्रांतीय शासन का हस्तक्षेप नहीं होने के कारण इसमें कठिनाइयां कम होती हैं। इसके अलावा यह कम खर्चीला होता है, छोटे देशों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। जापान, इटली जैसे देशों ने इसे अपना रखा है, जिससे वहाँ त्वरित कार्रवाइयाँ होती हैं। प्रत्येक स्तर पे संघर्ष तथा मतभेदों का अभाव है, क्योंकि प्रांतीय सरकार प्रायः निष्प्रभावी होती हैं। इसके अलावा मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नीति व विदेश नीति में यह सहायता प्रदान करती हैं। चूँकि केंद्रीय स्तर पर ही सारी प्रशासन व्यवस्था निहित होती है, इसलिए यह कहा जाता है कि एक उत्तरदायी सरकार के रूप में यह सामने आती है। इसके अलावा शासन का एकीकरण भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इन सभी विशेषताओं के अलावा इसको लागू करने में कुछ हानियां भी होती हैं, जिसके अंतर्गत पहली हानि यह है कि केंद्रीय तानाशाही का निर्माण होता है। केंद्रीय स्तर पर जो सरकार चाहती है वही प्रांतों में लागू किया जाता है, यद्यपि वह उस प्रांत के लिए लाभकारी न हो, फिर भी केंद्रीय निर्णय के कारण उसे लागू करवाया जाता है। इस शासन के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता को कुचलने वाली शासन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रांतीय शासन का हस्तक्षेप नगण्य होता है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार पर प्रशासन का अनावश्यक बोझ होता है। एकात्मक संविधान स्थानीय समस्या हेतु प्रभावी नहीं होती है। इसके अलावा यह नौकरशाह का पोषक होता है। बड़े राज्य हेतु यह अनुपयुक्त होती है। इसके साथ ही शासन व आम जनता के मध्य दूरी उत्पन्न करती है। संघात्मक संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है शक्तियों का विभाजन।
अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता, सारी शक्तियां केंद्र और प्रांतों के मध्य आवश्यकता अनुसार विभाजित किए जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि संघात्मक संविधान का एक अपना लिखित संविधान होता है। केंद्रीय संविधान के लिए यह वैकल्पिक होता है, किंतु संघात्मक संविधान के अंतर्गत सदैव से लिखित संविधान की अनिवार्यता होती है। अगली विशेषता है, संघात्मक संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात सारी शक्तियां संविधान से प्राप्त की जाती हैं, अर्थात संविधान के ऊपर किसी भी व्यक्ति या संस्था का प्राधिकार नहीं होता। समस्त प्राधिकार और समस्त शक्तियां संविधान से प्राप्त किए जाते हैं। अगली विशेषता है, इसके अंतर्गत दोहरा शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। इसमें केंद्रीय सरकार देश विदेश तथा पूरे देश के संबंध में जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनका संचालन करती है और प्रांतीय विषय प्रांतीय सरकार संचालित करती है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाता है। केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन होने के कारण प्रायः वे एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए और उनके क्षेत्राधिकारों की सीमाएं बताने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन संघात्मक संविधान में होना जरूरी होता है। संघात्मक संविधान के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, स्थानीय समस्याओं को यह सरलता से हल कर लेता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार अर्थात प्रांतीय सरकार कार्य करती रहती है। दूसरा, विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक होता है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय शासन दोनों गुण संघात्मक संविधान में पाए जाते हैं। चौथा, केंद्रीय शासन का कार्यभार हल्का हो जाता है। इसके अलावा तानाशाही की संभावना कम होती है और बड़े राज्यों के लिए यह सदैव ही उपयुक्त मानी जाती है। इसकी कुछ हानि भी हैं, जिसमें पहला है कि यह अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि दोहरी शासन दोहरा खर्च को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता इसके अंतर्गत गंभीर समस्या होती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से संप्रभुता का बंटवारा तो नहीं होता, किंतु व्यवहारिक रूप से दोनों के कार्यक्षेत्र अलग होने के कारण यह माना जाता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं। इसके अलावा संघात्मक संविधान में उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं होती। विफलता की स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते दिखते हैं। अगला जो हानि होता है वह यह है कि प्रशासन संचालन कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रांत और केंद्र सरकारों में प्रायः संघर्ष की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा एकात्मक की तुलना में यह कमजोर शासन को जन्म देता है। आज की क्लास में हमने यह देखा कि एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या लाभ हैं, उनके क्या हानि हैं, तथा किस प्रकार के देशों के लिए यह लाभप्रद होता है। छोटे देशों के लिए जहां एकात्मक संविधान लाभप्रद है, वहीं बड़े देशों के लिए संघात्मक संविधान की अपेक्षा की जाती है। अगली क्लास में हम यह देखेंगे कि भारतीय संविधान एकात्मक संविधान की श्रेणी में आता है या संघात्मक संविधान की श्रेणी में, या हमारा देश इसका मिश्रित स्वरूप है। इसी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगली क्लास का आधार हमारा यह क्लास होगा, क्योंकि हमने आज के क्लास में यह चर्चा की है कि एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम अगली क्लास में यह चर्चा करेंगे कि हमारा देश एकात्मक संविधान की ओर आता है या संघात्मक संविधान की ओर आता है। ऐसे ही क्लास में बने रहने के लिए हमारा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाले
क्लास की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।